नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का जो हमारा गणित है उसका चैप्टर नंबर 3। देखिए चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब पहले इसको जान लेते हैं ये दरअसल है क्या। देखिए चैप्टर के नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए पहले आपको बता दूं, युग्म मानी होता है जोड़ा, यानी आपको यहाँ पे दो समीकरण मिलेंगी जोड़े के साथ, और समीकरण वो कैसी होंगी? रैखिक। रैखिक मतलब जिसमें एक घात होती है, अर्थात एक घात वाली हाईएस्ट घात एक अगर हो तो उसको हम रैखिक कहेंगे। और दो चर, और उसमें दो चर मिलेंगे, यानी हमें ऐसी दो समीकरण मिलेंगे प्रत्येक सवाल में जिसमें दो चर होंगे और घात एक होगी। ठीक है, तो उसको कहा जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक समीकरण दी हुई है 3x प्लस 2y प्लस के 6 बराबर 0। समीकरण कोई भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, है ना। एक समीकरण मान लीजिए हमारे पास है 4x माइनस 5y माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए आप कैसे समझेंगे कि ये दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म है। देखिए यहाँ पे इस समीकरण में दो चर चल रहे हैं, एक x और एक y। ठीक है, रैखिक भी है। रैखिक क्यों है? क्योंकि यहाँ x की घात एक है, यहाँ y की घात भी एक है, और समीकरण का युग्म भी है। युग्म मतलब दो समीकरण दी हुई हैं जोड़े के साथ। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इतनी बात आप शायद समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं व्यापक रूप। देखिए ये सब चीज़ें हम इसलिए जान रहे हैं पहले, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यदि आप पहले इनको जान लेते हैं तो थोड़े से हम जो सवाल करेंगे तो हमको आसानी रहेगी। ठीक है, अब हम जानते हैं व्यापक रूप, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, आइए समझते हैं। देखिए तो हम पहली समीकरण के लिए व्यापक रूप हम मानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आपको हमने बताया था दो समीकरण देंगे, तो पहली समीकरण की व्यापक रूप ये रहेगा। दूसरी समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और हम आपको बता दें जहाँ ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी के सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अब आप कहोगे हमें तो ये समझ नहीं आया। देखिए आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी जरूरत भी पड़ेगी, किस तरीके से मान निकालते हैं। मान लीजिए ये दो समीकरण हमें दी गई हैं। अब इसमें से हमसे कहा जाए कि आप a1 का मान, b1 का और c1 का, और a2 b2 और c2 के मान क्या करिए, निकाल के दिखाइए। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। ये हमारी पहली समीकरण है और ये हमारी दूसरी समीकरण। ध्यान से देखना, तो पहली समीकरण की हम तुलना करेंगे इससे और दूसरी समीकरण की तुलना करेंगे इससे। तो पहली समीकरण में से अगर हमसे मान निकलवाए जाएँ a1 b1 c1 के, तो देखो कैसे निकालेंगे हम यहाँ से तुलना करके। तो a1 का मान कितना आ जाएगा हमारा 3, दिख रहा होगा आपको। b1 का मान कितना आ जाएगा 2, और c1 का मान कितना आ जाएगा 6। इतना समझ आ रहा है। अब दूसरी समीकरण में से देखेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा 4, कोमा b2 का मान कितना आ जाएगा -5, कोमा c2 का मान कितना आ जाएगा -8। तो इस तरह से हम समीकरण में से तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाले करेंगे। आगे के जब हम सवाल पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को सीखेंगे। इतना समझ में आ रहा है। अब हम जानते हैं कि इन समीकरणों को हल करने के लिए या सॉल्व करने के लिए जो विधियां हैं वो कौन कौन सी यूज होती हैं। तो देखिए जनरली हमारे कक्षा 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने के लिए 4 विधियों का जिक्र किया जाता है, जिसमें पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि दूसरी, और वज्र गुणन विधि, और चौथी विधि का नाम है ग्राफी विधि। इसमें पिछले वर्ष से ये जो दो विधि हैं हमारी वज्र गुणन और ग्राफी विधि, इनका कुछ सिलेबस गवर्नमेंट ने कम कर रखा है। तो अब हमारे सिलेबस के हिसाब से ये जो शुरू की दो विधियां हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये वाली कम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग अब नहीं पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन कभी बाई चांस आ जाता है। ठीक है, तो अब इन विधियों से किस तरीके से समीकरणों को सॉल्व किया जाता है
वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उनको सीखेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे। देखिए, हम जब आगे प्रश्न सॉल्व करेंगे तब हमें इनकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब कंडीशन आपको दी जाए A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, अब आप कहोगे ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? अभी हमने सीखा था तुलना करने के बाद व्यापक रूप से तुलना करके तब इनको मान निकाले जाते हैं, A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। तो हमारी पहली कंडीशन ये है कि यदि कभी A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, तब देखिए इसमें तीन चीज़ें बनती हैं हमारी, वो हम जब सवाल जिस अकॉर्डिंग में रहेगा उसके हिसाब से जवाब देंगे। यदि आपसे रेखाओं के बारे में पूछा जाए कि रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, हमारी संपाती हैं या समांतर हैं, तब हम कहेंगे यदि कंडीशन ये वाली बनती है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। आपस में रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब है कि किसी न किसी बिंदु पर आपस में रेखाएं जरूर काटेंगी। देखिए इस तरीके से, जैसे एक रेखा मान के चलिए हमारी ये है और एक रेखा ये है, तो ये दोनों इस बिंदु पर क्या हुई हैं? प्रतिच्छेद हुई हैं। गणित की भाषा में प्रतिच्छेद बोलते हैं और सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर क्या कर रही हैं? ये काट रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। और अगर हल पूछा जाएगा, हल, तो हम कहेंगे कि इस कंडीशन में केवल एक ही हल होता है और उसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन। केवल एक, मात्र एक। जैसे हमारे पूरे, जैसे हम कहें कि भाई सूर्य कितने हैं, तो सूर्य तो एक है ना, यानी वो यूनिक चीज़ है। चंद्रमा कितने हैं, तो एक है, वो यूनिक है। अब पूछे कि पृथ्वी पर पुरुष कितने हैं, तो वो बहुत सारे हैं, तो यूनिक नहीं है, ठीक है। यूनिक वो चीज़ होती है जो उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, यानी केवल एक। तो इस कंडीशन में अगर हल पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? इसका केवल एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल, यानी यूनिक सॉल्यूशन केवल एक। और यदि आपसे सवाल में संगत असंगत पूछा जाए तब अगर कंडीशन आपकी ये वाली बनती है तो आप कहेंगे रेखाएं क्या होती हैं? संगत। इसमें दूसरी कंडीशन हमारी है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। देखिए, यदि किसी प्रश्न को सॉल्व करते समय आपकी कंडीशन ये वाली बन के आती है और उस प्रश्न में यदि आपसे रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, संपाती हैं या समांतर हैं, तब आप कहेंगे इस कंडीशन पर कि रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। अब देखिए संपाती रेखा क्या होती है, मैं आपको समझा दूँ। जैसे मान लीजिए एक रेखा हमारी ये है, यहाँ से यहाँ तक, कोई एक समीकरण हमारी और देगी, हमने उससे भी रेखा खींची तो वो भी हमारी इसी पर आई, यानी वे दो रेखाएं जो एक ही, या यूँ कहें कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई बनती हैं। अर्थात जो बिंदु इस रेखा के होंगे वही बिंदु इस वाली रेखा के होंगे, तो ऐसी रेखाओं को कहा जाता है संपाती, ठीक है। और अगर इसमें हल पूछा जाएगा इस वाली कंडीशन में तो आप कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, यानी हम इसके कितने भी हल निकाल सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, 2 4 10 20 जितने आप चाहें। और यदि संगत असंगत पूछा जाएगा इस कंडीशन में तो हम कहेंगे रेखा क्या होगी? हमारी संगत होंगी रेखाएं, ठीक है। एक कंडीशन और है हमारी A1/A2 बराबर तो है B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तब यदि रेखाओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे रेखाएं क्या होंगी? समांतर। अब देखिए समांतर रेखा क्या होती है मैं आपको समझा दूं। समांतर रेखा का देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, अभी ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारी एक रेखा ये है, ठीक है, एक दूसरी रेखा है ये वाली, तो ये जो दोनों रेखाएं हमारी समांतर, समांतर का मतलब है वो रेखाएं जिनके बीच में जो गैप है ये दूरी प्रत्येक बिंदु पर एक बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं रेलगाड़ी की पटरी, दोनों क्या होती हैं? हमेशा समांतर होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके और समझा दे रहा हूँ यहाँ से। जैसे मान के चलिए मेरे ये 2 पेन हैं, ठीक है, अब आपको दिख रहे हैं ये समांतर हैं क्या? अब ये समांतर है? नहीं है। अब ये समांतर नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से, यानी इनके बीच में जो गैप है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या है? बराबर। तब हम उसे कहेंगे कि रेखा हमारी क्या है? समांतर है, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन बनेंगी तो हम रेखाओं के बारे में क्या कहेंगे? समांतर हैं। और यदि हल पूछा जाएगा आपसे तो आप कहेंगे इस कंडीशन पे कि कोई हल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में हम हल नहीं पता लगा पाते। और यदि संगत असंगत पूछा जाएगा तो हम इस कंडीशन में कहेंगे असंगत है,
देखिए मैं आपको समझा दूँ, जब हल निकलता है रेखाओं के, जो रेखा जो मतलब समीकरण जो हमें मिलेंगी, यदि उनका हम हल निकाल पाते हैं तब तो वो समीकरण जो हैं रेखाएं बनेंगी संगत, और अगर हल नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हम उन्हें असंगत कहते हैं। देखिए इन तीनों कंडीशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम आगे के इसके प्रश्न सॉल्व करेंगे प्रश्नावली के, इसीलिए ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, जिससे कि जब हम इसके सवाल सीखें तो हमें दिक्कत ज़्यादा ना हो। उम्मीद है अब तक इतना सब कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।